हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भयाना। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिए गए पाठ नाटक लिखने का व्याकरण कि नाटक किस तरह से लिखा जाता है, नाटक के तत्व कौन से हैं, नाटक में समय का बंधन क्या रहता है, नाटक का विषय, नाटक और उसकी अन्य विधाएं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए और जो भी प्रश्न उस पर आधारित होंगे आप उनके उत्तर लिखने में सक्षम रहें। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि आप लोगों के स्नेह और प्यार से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। बच्चों, साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि। इन्हीं की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है, पर अगर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलता है कि नाटक में कुछ ऐसी खास विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण ये बाकी जो साहित्य की अन्य विधाएं होती हैं उससे अलग हो जाता है। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में अपने एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहाँ जो नाटक होता है वह अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर नाटक संपूर्ण होता है। तो भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रह जाती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ दर्शन के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा ध्यान में रखना होता है और वह है समय का बंधन, क्योंकि समय के इस बंधन का नाटक पर पूरा असर पड़ता है और इसी विशेषता के कारण नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा में पूरा करना होता है। नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से उठाए या अन्य लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, पर दोनों ही स्थितियों में उसे उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। चाहे वो हमने पास्ट से उठाया है या फ्यूचर से, लेकिन उसे वर्तमान काल में हमें उसे प्रेजेंट करना होता है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। जो भी नाटक प्ले किया जाएगा, मंचन किया जाएगा, उस नाटक में जो भी डायलॉग डिलीवरी होगी, कुछ भी होगी, वह वर्तमान काल में होगी। चाहे कोई भी काल हो, पर उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, चाहे कहानी है, कविता है या उपन्यास है, हम कभी भी पढ़ते समय बीच में उसको रोक सकते हैं और कुछ समय के पश्चात हम उसको फिर से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक अगर एक बार स्टार्ट हुआ तो वह अंत तक चलेगा और दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है, इसका ध्यान नाटककार को रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह भी हमें ध्यान रखना पड़ता है नाटक में कि नाटक में जो चरित्र है उसका पूर्ण विकास हो सके और उसके लिए समय का अभाव ना हो। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए समय को ध्यान में रखकर ही बांटने की ज़रूरत होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें तो उसमें नाटककारों से ये अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की 48 मिनट की अवश्य हो। शब्द नाटक का शरीर, यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु नाटक और कविता के लिए इसका विशेष महत्व होता है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता, एक पहचान ग्रहण करता है। भारतीय नाट्य शास्त्रों में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या उसका चित्रण करते हैं, इस कारण उसे वर्णित या नेगेटिव विधा कहते हैं। कहानी या उपन्यास में वर्णन घटित होता है, पर नाटक में वही कहानी हमारी आंखों के सामने घटित होती है। ये इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। अब मैं आपको नाटक के तत्वों के बारे में बताऊंगी। तो नाटक के जो निम्नलिखित तत्व हैं, पहला है नाटक की भाषा।
नाटककार को चाहिए कि वह नाटक में अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे नाटक के करैक्टर जिन शब्दों का प्रयोग करके डायलॉग डिलीवरी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हमारे दिमाग में वह चित्र उपस्थित होता चला जाना चाहिए। अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा ध्वनित करे, जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। नेक्स्ट है नाटक और उसका कथ्य। किसी नाटक के लिए उसका कथ्य मीन्स कथानक आवश्यक एक हिस्सा होता है। तो कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के भीतर पिरोना होता है। तो नाटककार जो होता है वह अपनी पूरी समझ, जानकारी और अनुभव के आधार पर कथ्य की तरफ ध्यान देता है। तो एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नाटक को मंचित भी होना है, नाटक को प्ले भी किया जाना है, उसका मंचन भी होना है। तो इसलिए घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें इस क्रम में रखना चाहिए कि शून्य से शिखर की ओर बढ़ सके। इसका ज्ञान नाटककार को अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें नाटक में संवाद जो डायलॉग्स होते हैं नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम है। इसके बिना नाटक का काम चल ही नहीं सकता। ये अन्य विधाओं के लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना नाटक के लिए है। इसके लिए जो नाटक में नायक होता है, प्रतिनायक होता है, सूत्रधार आदि की जो परिकल्पना है भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में की गई है। तो संवाद की जो विशेषताएं होती हैं, संवाद में वह गुण होता है जो किसी नाटककार को सशक्त या कमज़ोर बना देता है। कभी कभी क्या होता है कि पात्र हमारा जो रोल प्ले बड़ा अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं होती और वह उसका जो मंचन होता है वह फीका पड़ जाता है। और कभी कभी कोई पात्र ऐसा होता है जो देखने में वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके शब्दों का, उसका जो संवाद बोलने का तरीका होता है वह इतना इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावित होता है कि वह दर्शकों को एकदम से प्रभावशाली, दर्शकों पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो संवाद होते हैं वे अपने आप में वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक और दृश्यात्मक हो। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी संभावना होती है वह नाटक उतना ही सफल बन जाता है। नाटक में चरित्र और संवाद का काफ़ी महत्व रहता है। नाटककार को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नाटक में जो प्रस्तुत चरित्र होते हैं वे स्पाट, सतही और टाइप्ड ना हों। परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। जो नाटककार होता है कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है वह अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त हो जाता है। नाटक के संवाद ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होने चाहिए ताकि दर्शकों के मर्म को छू सके। यहाँ सहजता का मतलब सरलता नहीं है, मतलब नाटक में जो संवाद होते हैं वे कठिन और तत्सम भाषा में भी हो तो स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार स्वाभाविक लगते हैं, पर जब कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग होता है, तो दर्शकों तक वो मैसेज नहीं जा पाता। वर्तमान समय में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई विकल्प मौजूद हैं, कई ऑप्शंस हैं उनके पास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे एक प्रसिद्ध नाटकों का ढांचा है जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो गद्य पर आधारित होता है। इनके अलावा नुक्कड़ नाटकों की भी अपनी एक अहमियत होती है। यह नाटककार को तय करना होता है कि वह इसमें से किस शैली को चुनता है और विभिन्न विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करता है और एक नया शिल्प भी तैयार कर लेता है। तो यद्यपि जो कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, परंतु पहले से ही कोई तय शिल्प में किसी कथ्य कहानी को समायोजित कर पाना कठिन होता है। ऐसे में बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी वह नाटक कामयाब नहीं बन पाता। तो इस तरह से बच्चों आप वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमने पेपर में आएंगे और हमने उसके आंसर लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लगभग आते हैं, 1 नंबर के भी आ जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो भारतीय परंपरा में नाटक को किस काव्य की संज्ञा दी गई है? तो ये 1 मार्क के लिए आपका रहेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है।
नाटक में संपूर्णता कब आती है? तो नाटक अपने लिखित रूप में एक आयामी होता है, जब उसका मंचन किया जाता है तो उसमें संपूर्णता आ जाती है। नाटककार को मूल रूप से किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तो समय के बंधन का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पेपर में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। नाटक के संबंध में भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में नाटककारों से क्या अपेक्षा की गई? तो उनसे ये अपेक्षा की गई, इसका उत्तर ये रहेगा कि नाटक के हर एक अंक की अवधि जो उसका समय है कम से कम 48 मिनट की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो नाटक का शरीर शब्द को कहा गया है, क्योंकि नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी तथा उपन्यास को वर्णित या नैरेटिव विधा क्यों कहा गया है? कहानी तथा उपन्यास को वर्णित विधा इसलिए कहा गया है क्योंकि कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं और अधिक से अधिक चित्रण करते हैं। नेक्स्ट है, नाटक की भाषा संबंधी विशेषताएं लिखिए। तो नाटक की जो भाषा होती है अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक होनी चाहिए, जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो। इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए और अपने शाब्दिक अर्थ से वह अधिक योजना की ओर ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटककार को रचनाकार होने के साथ कुशल संपादक होना क्यों आवश्यक है? जो नाटककार होता है उसे अनेक घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव करने वाला होना चाहिए। फिर उन्हें इस क्रम में रखने की कला का पता होना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की तरफ, ताकि नाटक एक सफल नाटक बन सके। इसलिए उसे कुशल संपादक भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में संवाद की क्या महत्ता है? तो जो संवाद होता है नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। तो नाटक में इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच आदि अनिवार्य तत्व हैं, तो इसलिए संवादों का होना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारसी नाटकों के शिल्प की क्या विशेषता होती है? तो जो पारसी नाटक होते हैं उनका अलग शिल्प होता है। यह शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प के संबंध में नाटककार का कौन सा प्रयास प्राय असफल हो जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, नाटककार जब भी अब पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लेता है और बाद में किसी कहानी या कथ्य को उसमें फिट करना चाहता है तो उसका यह प्रयास प्राय असफल हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से जो हमारे इस पाठ पर आधारित प्रश्न है वो इस तरह से आएंगे और आप उसके आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।